फ्रेंड्स, आज का नया दिन, नया अखबार, मई 11। तो हिंदू, चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या है। पहला आर्टिकल है हमारे पास, बॉडीज़ ऑफ सस्पेक्टेड कोविड-19 विक्टिम्स। एक्चुअली चौसा के गंगा जी के घाट पे एक 40-50 लोगों की कोविड-19 विक्टिम्स की बॉडी मतलब मिली है तैरती हुई, ऐसा वहाँ के गांव वालों का कहना है। उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये बहुत ही सीरियस मैटर है क्योंकि कोरोना वायरस की बॉडीज़ गंगा जी में, मतलब एक रिवर में फेंकना, गंगा जी की बात नहीं है, एक रिवर में फेंकना, क्योंकि वो रिवर कई शहरों से होके गुजरेगी, तो वहाँ पे फैलने का खतरा है वायरस को। और वैक्सीन प्रोडक्शन इज़ बीइंग ग्रेजुअली रैम्प्ड अप। वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ रहा है काफ़ी जगहों पे, गवर्नमेंट ऐसा कह रही है। अब मैं अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अगला आर्टिकल है हमारे पास, 1 लाख टन ऑफ ग्रेन गिवन अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये 2016 में इस्टेब्लिश किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसमें अभी हाल ही में अनाउंसमेंट की गई थी, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल और गेहूँ मिलेगा 2 महीने के लिए, जिसमें से 13 स्टेट्स ने शुरू भी कर दिया है। और 2 करोड़ लोगों को, सॉरी, हाँ, 2 करोड़ लोगों को ये मिल भी चुका है। सेंटर का ऐसा कहना है। इसमें 5 किलो ऑफ फ्री राइस एंड वीट बांटा जाना था। और इस आर्टिकल में इतना ही है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस हेड के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे एक है, हाई कोर्ट टू टेक अप सेंट्रल विस्टा वर्क प्ली टुडे। एक्चुअली एक प्ली पिटिशन दाखिल हुई है। उसमें ये कहा गया है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए, और उसकी चलते ये सब है। आगे बढ़ते हैं, इस पर कोई रूलिंग आएगी तो हम पढ़ लेंगे। बढ़ते हैं अपने एडिटोरियल पेज की तरफ। हर रोज़ की तरह आज भी यहाँ पे 4 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल यहाँ पे, डिकोडिंग इनइक्वालिटी इन अ डिजिटल वर्ल्ड। जो कोरोना वायरस की वजह से जो भी लोगों को प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो भी एसेंशियल सर्विसेज छिन गई हैं, और इसी में एक जो डिजिटल वर्ल्ड है ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। पर एक्चुअली वो कंट्रीब्यूट करता है या नहीं, इसमें डिस्कस किया गया है। और यहाँ पे, फॉर द विक्टर्स द वैनक्विस्ट एंड ऑल्सो रैंस, ये एक वेस्ट बंगाल के ऊपर एक आर्टिकल है। तो इसे हम स्किप करके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेवेंट नहीं है। यहाँ पे जो आर्टिकल है ये जेरूसलेम के जो भी हाल ही में वहाँ पे जो प्रोटेस्ट्स और वायलेंस हुई थी उसके ऊपर है, ऑन द एज जो है। और ये वाला जो आर्टिकल है वैक्सीन, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवर के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं हर रोज़ की तरह यहीं से। वैक्सीन स्क्रिमिसेस। द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस दैट इट वुड सपोर्ट वेवर ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हाल ही में बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था, वहाँ की जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, कैथरीन जिनका नाम है, उन्होंने कहा था कि जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि अमेरिका, यूएस सपोर्ट करता है आईपीआर को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के वेवर को। यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है कि प्रपोजल किसके द्वारा, ये ट्रिप्स क्या है, एक्चुअली इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये WTO में इस कॉइन को टर्म किया गया था। इंडिया और साउथ अफ्रीका जॉइंटली, इन दोनों देशों के साथ, कई देश सपोर्ट भी कर रहे थे। आई गेस 70 कंट्रीज़ ऐसी थी जो इसको सपोर्ट कर रही थी। और ये इसमें इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, यहाँ पे नहीं लिखा है, पिछले आर्टिकल्स में आ चुका है, कि जो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने कॉइन टर्म किया था, ये ट्रिप्स में कई चीज़ें हैं। और जैसे कि पेटेंट राइट्स और वैक्सीन से रिलेटेड जितनी भी रिलीफ मटेरियल हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड, वैक्सीन्स हो गया, कंसनट्रेटर्स हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो गया, सब। लेकिन जो आईपीआर, यूएस जिस आईपीआर की बात करता है, वो सिर्फ वैक्सीन्स के ऊपर बात करता है। यानी कि सिर्फ वो वैक्सीन्स के ऊपर अग्री करता है कि वैक्सीन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हटा देना चाहिए, वेव कर देना चाहिए। और आगे देखते हैं, डीप चैज़्म ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि असमानता की एक गहरी खाई। ये इसको एक्चुअली यहाँ पे यूज़ किया गया था वैक्सीन एक्सेस को लेके यूज़ किया गया कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो वैक्सीन एक्सेस नहीं कर पा रही हैं, और उनको हेल्प करने के लिए ये IPV आना चाहिए। तो और
जो जर्मनी है वो इसके अभी खिलाफ है, कहता है वो सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं प्रोडक्शन में, जो फार्मा कॉरपोरेशंस हैं वो अग्री नहीं करेंगे, या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, प्राइस कैपिंग भी करनी पड़ सकती है। और फ्रेंच प्रेसिडेंट जो हैं वो रिलेटिवली लेस हॉस्टाइल, यानी कि विरोध नहीं कर रहे हैं, इन कह सकते हैं सपोर्ट कर रहे हैं। एंग्लो सैक्शंस का यहाँ पे एक्चुअली मतलब होता है कि वो इंग्लिश पीपल को रेफ़र कर रहे हैं। एक्चुअली एंग्लो सैक्सन्स का मतलब इंग्लिश पीपल नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि 5th सेंचुरी में इसका मतलब यूज़ ये टर्म आया था 5th सेंचुरी के आसपास, मिडिल एजेस में। एक्चुअली एक इनहेबिटेंट ग्रुप था वहाँ, मतलब एक कम्युनिटी को कहा जाता था एंग्लो सैक्सन्स। तो इसका एक्चुअली मतलब मुझे मिल नहीं पाया पूरी तरह से सही से, तो मैं इसे नहीं समझाऊँगा क्योंकि आई एम नॉट श्योर, तो मैं गलत नहीं पढ़ाऊँगा, इससे अच्छा मैं नहीं समझाऊँ। और आगे इसमें मेंशन किया गया आईपीआर वेवर को, और ये क्या आईपीआर वेवर एक सोल्यूशन हो सकता है एक्चुअली ऑन द ग्राउंड। तो इसमें कई चीज़ें हैं, शायद नहीं भी हो। पहली चीज़ ये है कि अगर ग्रांट दे भी दिया जाता है, यानी कि जो कंट्रीज़ हैं वो ग्रांट कर देते कि हाँ वेव कर दिया गया, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हटा दिया गया, या फिर कुछ दिन के लिए टेम्पोरली डिस्कार्ड कर दिया गया है, ऐसे किया जा सकता है क्या। हाँ, एक और चीज़ है, पिछले आर्टिकल से हमने पढ़ा है कि WTO के रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है ट्रिप्स काउंसिल, इसके अंडर दिया गया है कि आर्टिकल 9 में जो मतलब अचानक से आई हुई सिचुएशंस, क्या कह सकते हैं उसे, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में ऐसा किया जा सकता है। तो ये पता होना चाहिए कि ऐसा किया जा सकता है। द ग्रांट ऑफ वेवर वुड हैव, हाँ, ये जो ग्रांट है, ये वेवर है जो, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को कंपलसरी नहीं करता है। अगर कंपनीज़ चाहें तो ही करेंगी, और कंपनीज़ चाहें तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगी। और क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगी कंपनीज़, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो ट्रेंड पर्सनल भेजेंगे, रॉ मटेरियल्स भेजेंगे, या सिर्फ ये वेवर कर दो और हो जाएगा। हाँ, हालांकि जो गवर्नमेंट्स हैं वहाँ की, वो उन्हें फोर्स कर सकती हैं, प्राइस कैपिंग कर सकती हैं, लेकिन वॉलंटरीली भेजने की बात हो रही है यहाँ पे, तो शायद वो ना हो। और क्या जो इतने ज़्यादा तेज़ी से अगर प्रोडक्शन होगा तो सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा, ये एक क्वेश्चन है। क्योंकि अगर प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा बहुत ज़्यादा तेज़ी से, तो वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी को साइड भी हो सकता है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली वो बात अलग है। तो और तीसरी चीज़, यहाँ पे ग्लोबल सप्लाई चेन्स पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सकता है कि जो कंपनी ऑलरेडी कुछ काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो सप्लाई कर रही हैं वैक्सीन्स की, लेकिन अब अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगे तो क्या ऐसा हमारे पास सप्लाई चैनल्स हैं जो इन्हें हैंडल कर पाएँ। और आगे यहाँ पे है कि ये सब क्या होना चाहिए, क्या हुआ, वो सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। परसुएड pharmaceutical companies to accept less painful measures including sharing some of their technology willingly। यहाँ पे परसुएड का मतलब होता है समझाना, बुझाना या मना लेना। अगर क्या ये एक एक्चुअली ये एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होगा कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को मना लेना, ताकि वो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो खुद से ही कर लें, जॉइंट वेंचर्स क्रिएट करें, ग्लोबल प्रोडक्शन को बढ़ाएं, और सिंपली प्रोड्यूस मोर डोजेज, और अफोर्डेबल प्राइसेस भी रखें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगला आर्टिकल है देयर मस्ट बी इंटरनेशनल प्रेशर ऑन इज़राइल टू ट्रीट पैलेस्टीनियंस विद डिग्निटी। एक्चुअली यहाँ पे हाल ही में जो हुए जो अल अक्सा मॉस्क, उस पे जो वायलेंस हुई उसके बारे में है, जो इज़राइली पुलिस ने बहुत लोगों पे स्टन ग्रेनेड्स भेजे, फेंक के, और रबर बुलेट्स फायर की गई। तो आगे देखते हैं ये क्या है यहाँ पे, इसमें क्या डेटा मिल गया है। ये जो डमास्कस गेट क्या है, मेन एंट्रेंस है ओल्ड सिटी का। ओल्ड सिटी क्या है, पैलेस्तीन को ओल्ड सिटी कहा जाता है। पैलेस्टीनियंस ने जो वो जहाँ पे वो क्या कहते हैं रेफ्यूजीज़ रहते हैं, रेफ्यूजीज़ नहीं कहेंगे, वहाँ पे वो सदियों से रहते आ रहे हैं। हालांकि बहुत पहले ही इज़राइल ने उस पर कब्ज़ा कर लिया था वॉर में। आगे देखते हैं, वहाँ पे एक्चुअली इज़राइल फोर्सफुल इविक्शन करा रहा है। जो पैलेस्टीनियन फैमिलीज़ हैं, जो वो कहता है कि वहाँ उनका कब्ज़ा है, और वहाँ से उन्हें हटा देता है, और वहाँ पे इज़राइली सेटलर्स को ले आता है। मतलब
वहाँ पे इज़राइल के लोगों को कहता है कि आप जहाँ के वहाँ बसिए, ताकि वो फुल कंट्रोल ले सके। और द हरम सॉरी द हरम अल शरीफ कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है यहीं पे अल अक्सा मॉस्क है। ये अल अस्का मॉस्क जो इस्लाम की थर्ड होलीस्ट साइट है। फर्स्ट और सेकंड कौन है आपको पता होनी चाहिए। शेख जर्रा जो है वो एक प्लेस एक्चुअली, इसमें क्या है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्हें ही ये हटाने की बहुत कोशिश में है गवर्नमेंट वहाँ की। तो और जो वहाँ की कुछ एजेंसीज़ हैं, जूस एजेंसीज़ हैं, वो ये कहती हैं कि जो शेख जर्रा का एरिया है वो उन एजेंसीज़ ने ख़रीद लिया है, जो जब पुराना पैलेस्तीन ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, यानी कि ऑटोमन एम्पायर जो अब टर्की है उसका पार्ट जब पैलेस्तीन था, उस टाइम पे 19th सेंचुरी में ही जूस एजेंसीज़ ने वो ज़मीन ख़रीद ली है, तो वो अब खाली करो। तो लेकिन जो लोग हैं वो कहते हैं कि वहाँ पे वो सालों से रह रहे हैं, जनरेशन्स बीत गई हैं, वो खाली क्यों करें, और जाएंगे कहाँ आखिर, क्योंकि गवर्नमेंट तो उन्हें जगह देगी नहीं, तो अपना घर वो छोड़ के कहाँ जाएंगे। तो वहाँ पे एक्चुअली क्या है कि जो हाँ, तो ये है। और ये जो पार्ट है वो इज़राइल ने जेरूसलेम का दो पार्ट है, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट पार्ट जो है वो 1967 में कैप्चर किया और 1948 में वेस्ट पार्ट कैप्चर किया, यानी वेस्ट पार्ट पहले कैप्चर कर लिया अरब इज़राइल वॉर में, और ईस्टर्न हाफ इन द 1967 में 6 डे। और इसी वजह से वो पूरी होल सिटी पे वो मतलब क्लेम सोवर्निटी ओवर द होल सिटी पूरी सिटी पे वो क्लेम करता है कि वो अब मेरा है। यहाँ पे जो वायलेंस हुई है वो एनुअल जेरूसलम डे फ्लैग मार्च, ये एक नेशनल हॉलीडे है जो कि मनाया जाता है इसी वॉर के बाद। ये 6 डे वॉर जब हुआ था इसके बाद ये नेशनल हॉलीडे वहाँ पे मनाया जाता है। और उसमें ये क्या करते हैं कि जो मुस्लिम क्वार्टर ऑफ द ईस्ट जेरूसलेम के जो लोग हैं, जो ये ईस्ट जेरूसलम 6 डे वॉर में कैप्चर किया गया था, उसमें ये लोग मार्च निकालते हैं और ऐसा फील कराते हैं लोगों को, क्या कह सकते हैं, यहाँ पे मार्क करते हैं जो सिटी की कैप्चर, इज़राइल की जो कैप्चर है उस एरिया की, उसको वो दर्शाते हैं, दिखाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। और पैलेस्टीनियंस जो हैं वो कहते हैं कि ईस्ट जेरूसलेम वो कैपिटल होना चाहिए, लेकिन पैलेस्तीन तो अब इज़राइल का पार्ट है, तो ईस्ट जेरूसलेम कैसे है, मतलब वो एक अलग अलग देश बनाना चाहते हैं। सॉरी, पैलेस्तीन नहीं, जेरूसलेम, पैलेस्टीनियंस लोग हैं वहाँ पे जो आए के रह रहे हैं। सॉरी। तो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट कंट्रीज हैव नॉट रिकॉग्नाइज्ड इज़राइल क्लेम ओवर द सिटी एंड आर द व्यू दैट इट्स स्टेटस शुड बी रिजॉल्व एज अ पार्ट ऑफ फाइनल इज़राइल पैलेस्टीन सेटलमेंट। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इसे रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं, कहते हैं कि नहीं, इज़राइल ज़बरदस्ती क्लेम कर रहा है। और कार्टे ब्लैंके एक टर्म है जो कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे मतलब यूज़ किया गया था, उसके पहले भी ऑलरेडी वो टर्म था। इसका मतलब होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कह सकते हैं, अगर आसान भाषा में कहें तो। एक्चुअली इसका डायरेक्ट मतलब कुछ और होता है, लेकिन ये यूज़ इसी सेंस में किया गया था। ये इनका कहने का मतलब है जो पैलेस्तीन के लोग हैं उन्हें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलनी चाहिए। और जो मूव टू एविक्ट पैलेस्टीनियंस फ्रॉम ईस्ट जेरूसलेम फोर्सिबली टू एक्सपैंड ज्यूइश सेटलमेंट्स, ये पैलेस्टीनियन को हटाता है ईस्ट जेरूसलेम से फोर्सफुली। और वहाँ पे कैसे डिटेनिंग सेंटर्स बना दिए गए हैं जहाँ पे रेफ्यूजीज़ को रखा जाता है, और उसी सेंटर्स में इन लोगों को भी रख दिया जाता है, कहा जाता है कि ये भी रेफ्यूजीज़ हैं। तो बहुत वहाँ पे स्थिति ख़राब है, जस्ट लाइक चाइना में उइगुर मुस्लिम्स की ख़राब है। और इज़राइल और फिर वहाँ पे ज्यूइश सेटलमेंट्स क्रिएट करता है। और इज़राइल एक्शंस हैव ट्रिगर्ड कंडेमेशंस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। हाँ, पूरी दुनिया ने मतलब कई देशों ने उसे कंडेम किया है, निंदा की है। और निंदा करने से कुछ होगा नहीं, स्टैंड लेना ज़रूरी है। जो बिडेन ने कहा है कि अमेरिका जो है वो हमेशा कमिटेड रहेगा ह्यूमन राइट्स के लिए, यानी वो कहना चाहता है कि इज़राइल के वो खिलाफ़ है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली ही सही। तो आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ।
डिकोडिंग द इनइक्वालिटी इन अ डिजिटल वर्ल्ड। यहाँ पे देखते हैं क्या है इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल में है कि नोवेल कोरोना वायरस ने जो पेंडेमिक आया है वो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की यूज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। एसेंशियल सर्विसेज जैसे हेल्थ एजुकेशन भी हैं, इन्हें भी इनका भी जो एक्सेस है, यूज़ है, वो डिजिटली शिफ्ट हो गया है। वेयर एक्सेस टू देम माइट बी प्योर, हालांकि उन पे एक्सेस बहुत कमज़ोर है इकोनॉमिकल, और जिन लोगों की जॉब चली गई, पीपल हुज जॉब्स आर सैलरीड, जिनके पास सैलरीड जॉब्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, जो सुपर रिच है वो और रिच बन गए हैं, लेकिन जो गरीब है वो और गरीब बनता जा रहा है, उसके पास खाने के भी पैसे नहीं है। हाल ही में एक सर्वे आया था जो कि कह रहा था कि लॉकडाउन खुलने के 6 महीने बाद भी लोगों की जो डेली इंटेक था, डेली फूड इंटेक, वो भी पहले जैसी नहीं हुई। और वाइड स्प्रेड जॉब लॉसेस की बात की जा रही है कि बहुत सारी जॉब लॉसेस हुई हैं। एक्सेस मोर इनइक्विटेबल इन एन ऑलरेडी अनइक्वल सोसाइटी, जहाँ पे बात की जा रही है इकोनॉमिक एंड सोशल मोबिलिटी, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये जो चीज़ें हैं, ये इकोनॉमिक एंड सोशल मोबिलिटी, एजुकेशन एंड हेल्थ, इनका जो एक्सेस है वो ऑलरेडी वो और ही असमान हो गया, अनइक्वल हो गया है। ऑलरेडी अनइक्वल सोसाइटी जो है उसमें भी और अनइक्वल हो गया है। जो नेशनल सैम्पल सर्वे है 2017 का डेटा, ये कहता है कि 6% रूरल यानी कि गांव के लोग और 25% शहर के लोगों के पास ही सिर्फ कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर, और इंटरनेट फैसिलिटीज़ जो है, इंटरनेट एक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा ही कम है। 17% है सिर्फ गांव में और 42% अर्बन एरिया में। हालांकि ये डेटा बढ़ गया है, जो एक टेलीकॉम कंपनी जियो है, उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंज लाया है इसमें, तो डेटा अपडेटेड आ गया है इंटरनेट सर्वे का, मुझे याद नहीं आ रहा। और जो NCERT है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, एसर है, ऑक्सफैम है, इनका नाम पता होना चाहिए आपको, ये इसके अंडर काम करते हैं। हालांकि वो ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन फिर भी इनका कुछ हेड होगा, किसी को रिपोर्ट करते होंगे, गवर्नमेंट के लिए ये काम करते होंगे। इनके हिसाब से ऑनलाइन एक्सेस जो है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम, मतलब ऑनलाइन क्लास की एक्सेस जो स्टूडेंट्स, और मेनी लैक और लर्निंग इन्वायरमेंट। हाँ, जो ये सब तो है ही, और इनके कई कारण हैं एक्चुअली ऑनलाइन क्लास के एक्सेस नहीं होने के। कई के पास डिवाइसेस नहीं है, कई के पास पैसे नहीं है कि वो इंटरनेट ख़रीद सकें, और ये सब के अलावा बहुत लोगों के पास एक इन्वायरमेंट नहीं है घर पे जहाँ पे वो पढ़ सकें। जो 25% भारतीय हैं वो एक ही रूम में रहते हैं 2017 और 19 के डेटा के अकॉर्डिंग। अगर 2 या 4 लोग एक सिंगल रूम में रह रहे हैं, कैसे कोई बच्चा पढ़ेगा? और जहाँ तक गर्ल्स की बात है, देयर इज़ एडिशनल एक्सपेक्टेशन, उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि वो घर के कामों में भी हेल्प करेंगी, तो उसमें कैसे वो पढ़ाई करेंगे? तो आगे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट की जो पब्लिक स्पेंडिंग है, यानी कि हेल्थ केयर सेक्टर की जो स्पेंडिंग है वो 1% से भी कम है, और जो लोगों की स्पेंडिंग है हेल्थ केयर पे वो 60% से भी ज़्यादा है, यानी कि जो कमाते हैं उसका 60% वो हेल्थ केयर पे खर्चा कर देते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में जो कि प्राइवेटाइज्ड हेल्थ सिस्टम चलाता है, उसमें भी जो लोग खर्च करते हैं हेल्थ केयर पे सिर्फ 10% है, और इंडिया में जो कि एक पब्लिक स्पेंडिंग है हेल्थ, मतलब गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज़ करती है हॉस्पिटल्स को चलाना, वहाँ पे सिर्फ 1% GDP का खर्च होता है। वहाँ के लोग 60% अपने कमाई का खर्च कर देते हैं। वाओ। सो आगे बढ़ते हैं। प्राइवेटाइज हेल्थ सेक्टर इन इंडिया इज़ पुअरली रेगुलेटेड। ऑब्वियसली जो हेल्थ सेक्टर है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से चल रहा है, और पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चार्ज किए जा रहे हैं हॉस्पिटल्स के द्वारा। और जो कुछ लोग हैं जो सत्ता में, यहाँ पे ये कहना चाहता है, कुछ लोग हैं जो सत्ता में वो आधार कार्ड को मैंडेटरी बना रहे हैं। मतलब ये कहना चाहता है कि कागज़ पे काम नहीं चाहिए, कागज़ पे काम चाहिए, ज़मीनी स्तर पे काम चाहिए, सिर्फ डिजिटल करने से क्या हो जाएगा। तो मे बी ये बीजेपी के ख़िलाफ़ हूँ, बीजेपी में पसंद ना हो ज़्यादा आर्टिकल जिन्होंने लिखा है। खैर वो हम नहीं डिस्कस करेंगे क्या है इनका स्टैंस।
डिस्कस इसमें ये किया गया कि जो डेटा है वो क्या कह रहा है, और जो ये डिजिटल सॉल्यूशंस क्रिएट किए जा रहे हैं वो पेपर वर्क के साथ अब जो डिजिटल वर्क भी करने पर लोगों को मजबूर कर देंगे, इवन हॉस्पिटल्स, इवन पेशेंट्स, एवरीवन। तो जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कोरोना वायरस की स्लॉट्स नहीं बुक कर पा रहे हैं, जो कि वैक्सीनेशन की स्लॉट्स बुक करनी है कोविन के वेबसाइट पे, क्योंकि उनके पास इंटरनेट नहीं है, क्योंकि उनके पास फ़ोन नहीं है, क्योंकि उनके पास कंप्यूटर नहीं है। जिनके पास है वो भी, उनमें से भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये वेबसाइट इंग्लिश में हो रही है, उन्हें इंग्लिश नहीं आती है। अगर पेंडेमिक सोचिए इसके रिस्क्स क्या क्या हैं। अगर पेंडेमिक की आड़ में लोगों का डेटा एक्सप्लॉइट कर दिया जाए तो डिजिटल हेल्थ आईडी के बारे में आपको पता नहीं चाहिए। कॉइन एक ये टर्म जो है ये कॉइन किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इसमें ये कहा गया था कि हर एक इंसान की डिजिटल हेल्थ आईडी होगी, जिसमें उसके सारे जो भी रिपोर्ट्स होंगी, दवाइयाँ होंगी, वो उसमें फीडेड होंगी और उसे रिपोर्ट्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स भी तो हैं। तो डिमेरिट्स इसमें कई हैं, क्योंकि डिजिटल स्टोरेज रिस्क है। और यहाँ पे हम इसे पढ़ लेते हैं। प्रोजेक्ट इज़ बीइंग पुश्ड ड्यूरिंग द पेंडेमिक व्हेन इट्स मेरिट कैनॉट बी एडिक्वेटली डिबेटेड। इलेक्ट्रॉनिक एंड इंटरपोलरेबल हेल्थ रिकॉर्ड्स आर द परपोर्टेड बेनिफिट्स। ये बेनिफिट्स हैं कि आपको ये सब ले नहीं जाना पड़ेगा, आप आराम से अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं या फ़ोन में रख सकते हैं उसे, या जो भी हो। हालांकि फ्रांस और ताइवान ने ये ऑलरेडी कर दिया है। स्मार्ट कार्ड्स उन्होंने नाम रखा है उस चीज़ का, और उन्होंने ऑलरेडी ये कर दिया है। लेकिन वो डिजिटल स्टोरेज जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, और इंडिया में जो जिसकी बात की जा रही है, इसका जो स्टोरेज है वो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के ऊपर बेस्ड है, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कंट्रोल कर सकती है। हमारे पास प्राइवेसी लॉ भी नहीं है इंडिया में अच्छी तरह से। राइट टू प्राइवेसी है, लेकिन राइट टू ये जो आधार कार्ड के ऊपर भी कई चीज़ें चली थी कि उनमें फिंगरप्रिंट्स हैं, अगर वो डेटा लीक हो गया तो उसी तरह से अगर हेल्थ आईडी लीक हो गई अगर, तो प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं उनके हाथ में चली गई अगर, तो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जो गरीब लोग हैं उन्हें इंश्योरेंस बेच सकती है हाई प्रीमियम पे। उन्हें पता रहेगा कि नहीं, लेकिन ये इसके ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, इसे तो वो उस हिसाब से कैटेगराइज कर देगा लोगों को। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। और इस आर्टिकल में इतना ही है इम्पोर्टेंट। इसमें आधार कार्ड और इस चीज़ के डिस्कशंस किए गए हैं कि वी नीड पॉलिटिकल नॉट टेक्नोक्रेटिक सॉल्यूशंस। मिला जुला के इनका कहना है कि हमें ज़मीनी स्तर पे काम चाहिए, सिर्फ डिजिटल करने से कुछ नहीं होगा। तो देखते हैं आगे क्या है इसमें। हमारे अगले आर्टिकल में पढ़ते हैं। सेंटर टू रेक्टिफाई एरर इन ट्रीटमेंट पेमेंट नोट, द वर्ड पेई इन May 7 नोटिफिकेशन इज़ टू बी रेड एज पेयर। हाल ही में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जहाँ पे जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनके जो ट्रीटमेंट के लिए पैसे जमा किए जा रहे हैं, उसका कैश पेमेंट लिमिट 2 लाख से बढ़ा दिया गया था। जो कैपिंग थी 2 लाख रुपए की, उसे हटा दिया गया था और कहा गया था कि आप कितना भी कैश पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मेरे ऑलरेडी एक वीडियो है, आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं दे दूँगा, कमेंट में दे दूँगा, ठीक है, आप उसे ज़रूर देखिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि उसमें एक वर्ड पेई था जो कि क्लैरिफाइड नहीं था, उसे अब पेयर कर दिया गया है। तो इसे ये क्लैरिफाइड हो गया कि जो भी पैसा पे कर रहा है उसी पे ये लागू होगा। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बांग्लादेश ने है जो चाइना के वैक्सीन है उसे यूज़ करने की परमिशन दे दी है। जो चाइना का वैक्सीन है उसका नाम है सिनोफार्म। हाल ही में इमरजेंसी यूज़ के लिए उसे भी WHO की ओर से कंफर्मेशन मिल गई थी। यहाँ का आर्टिकल है तालिबान अफगान फोर्सेस डिक्लेयर ईद ट्रूस। आपने अभी सुना होगा कि बहुत दिनों से हर रोज़ लगभग तालिबान और अफ़गान फोर्सेस में झड़प हो रही है, वायलेंस हो रही है, और साथ ही साथ तालिबान लोगों पे भी हमले करता जा रहा है। और यहाँ पे अभी हाल ही में यानी कल 3 डे सीज़ फायर डिक्लेयर कर दिया गया था दोनों तरफ से, यानी कि अफ़गान फोर्सेस की तरफ से भी और तालिबान की तरफ से भी।
वॉयलेंस जो है 1 मई से बढ़ गया है। 1 मई क्या है, 1 मई कहा था कि 1 मई तक यूएस का आखिरी सोल्जर वहाँ से चला जाएगा। तो क्योंकि यूएस जो है ट्रूप्स विड्रॉ कर रहा है वहाँ से। 11 पीपल मारे गए हैं। एक बस में बॉम्ब लगा दिया गया था, और एक का स्कूल में भी ब्लास्ट हुआ था अभी हाल ही में। उस पर एक आर्टिकल आई थी, काफ़ी बुरा, बहुत ज़्यादा बुरा। 50 लोग मारे गए थे, उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे थे, और 100 लोग से ज़्यादा घायल हुए थे। उसमें सबसे ज़्यादा भी कम उम्र के बच्चे थे। आगे इसमें जनरल बाजवा हैं। जनरल बाजवा कौन है? पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ़ हैं। तो उनका नाम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पाकिस्तान मिलिट्री चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। पाकिस्तान के स्पाई चीफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ अहमद। तो इनका नाम थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सब तो चल ही रहा है और चलेगा ही, और देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। नेपाल की जो पार्लियामेंट है वो डिज़ोल्व हो गई है। पीएम ओली जो थे, केपी शर्मा ओली, वो अब वहाँ के पीएम नहीं रहे। अब देखते हैं वहाँ के पीएम कौन बनते हैं। एक्चुअली उनकी जो पार्टी थी उसमें से 120 लोगों ने उनके खिलाफ़ वोट किया है, लॉ मेकर्स। और यहाँ पे एक चीज़ है जो मिलिट्री में बहुत सारी वो चल रही है, क्या कहते हैं, प्रोटेस्ट चल रही है, क्योंकि मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है वहाँ की गवर्नमेंट को। वहाँ पे 11,000 लोग एकेडमिक से जुड़े हुए, यानी कि स्टाफ, स्टूडेंट्स, म्यांमार से रूलिंग जनता, यानी कि वहाँ की जो मिलिट्री है, जनता को, मिलिट्री अपने आप को जनता कहती है, उन्होंने सस्पेंड कर दिया है लोगों को, जो लोग स्ट्राइक और प्रोटेस्ट में मिलिट्री रूल के खिलाफ शामिल थे। अगला आर्टिकल है हमारा, कट्टूर इज़ आरबीआई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इनका नाम जोस जे कट्टूर है। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिए गए हैं सेंट्रल रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के। और इनका काम क्या होगा? ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कॉरपोरेट स्ट्रेटजी और बजट और राजभाषा डिपार्टमेंट्स, इनके अंडर काम करेगी। इन्हें 30 साल का एक्सपीरियंस भी है। तो गाइज़ आज की वीडियो यहीं तक थी। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को मैंने कवर किया। मैंने बहुत अपनी पूरी कोशिश की। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें, और यहाँ तक आ गए हैं तो लाइक तो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं हर रोज़ की तरह। गुड बाय।